हाँ तो सब कोई बना लिए ना, चालू कर दीजिए इसको। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? नहीं, इसका मुख्यालय राष्ट्रीय जल प्राधिकरण की स्थापना जो की गई, इसका मुख्यालय 1987 में कोलकाता में है। जो आंतरिक जल मार्ग और एक हम लोग पढ़े थे अंतर्देशीय, एक बाह्य, एक समुद्रिक जल मार्ग। अंतर्देशिक जल मार्ग जो है वह देश के अंदर में नदी झील झरना में चलेगी सब, और जो 1% है। और समुद्रिक जल मार्ग जो है यह पूरे समुंदर के रास्ते अलग अलग बंदरगाहों तक जाएगी। तो यह प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1987 में हुई। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, और कहाँ हुई? कलकत्ता में। देश की सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है? विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो सबसे गहरा बंदरगाह भी है। याद है ना सब किन्हीं को? सबसे गहरा बंदरगाह कौन है बताइए तो? विशाखा, ये वाला से आ रहा है ना, इसको बंद कर दीजिए, इस वाला खिड़की बंद करिए तो। विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, यह सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। कौन? विशाखापत्तनम। चलिए ध्यान दीजिए, सभी कोई बातों को समझिए। इस सबसे गहरा बंदरगाह भी है, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, और सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सी जलमार्ग कोल्लम से कोट्टापुरम को जोड़ती है, जो समुद्र तट के किनारे झील, छिछले पानी सब जोड़ जाड़ के बनाया गया है? तो ये नेशनल वाटरवे 3 केरल के कोल्लम से कोट्टापुरम को जोड़ती है। भारत की सबसे लंबा जलमार्ग कौन सी है, जो गंगा, भागीरथी, हुगली आदि नदी प्रणाली पर स्थित है? तो यह नेशनल वाटरवे 1, ठीक है ना, जो सबसे लंबा जलमार्ग है। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कामराज की, चेन्नई की, कोच्चि? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। कहाँ है? केरल में है। इतना बात क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, भारत का एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला बंदरगाह कौन है? जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकरण किया गया। तो इन्नौर बंदरगाह, और इन्नौर बंदरगाह का ही नाम क्या किया गया है? कामराज बंदरगाह। तो इन्नौर बंदरगाह का ही नाम क्या है? कामराज बंदरगाह। तो आंसर इसका कौन हो जाएगा बताइए तो? कामराज बंदरगाह, इसी का नाम क्या है? इन्नौर बंदरगाह, है ना। चलिए अब आगे देखिए, भारत की सबसे गहरा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? विशाखापत्तनम की, कांडला की, कामराज की, चेन्नई? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। और कामराज बंदरगाह इन्नौर है, जो कि तमिलनाडु में है। और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की इसमें से स्विच ऑन कर दीजिए तो लाइट रहेगा, बीच में बीच वाला दाब दीजिए। तो अभी ध्यान दीजिए सभी कोई, हम लोग देख रहे हैं भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो पारादीप बंदरगाह। ये भी बड़े बंदरगाहों के अंतर्गत में आते हैं, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह। कौन सी जलमार्ग 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो नेशनल वाटरवे 5। याद है ना सब किन्हीं को? नेशनल वाटरवे 5।
ठीक है ना, जो तलचर उड़ीसा में पड़ता है, ये कलकत्ता तट तक ही जाती है, उड़ीसा से कलकत्ता को लाभान्वित होता है। अब है कौन सा जलमार्ग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी को जोड़ता है? जलमार्ग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी तक जाती है, यानी तमिलनाडु तक जाती है, तो कहेंगे यह नेशनल वाटरवे 4 है, जो कि काकीनाडा से मरकानम को जोड़ती है। याद है ना सबके नहीं को, नेशनल वाटरवे 4। चलिए अब हम लोगों को आगे पढ़ना है भारत की जनगणना। ठीक है, आज फ्रेश है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं जनगणना, सबसे VVI चैप्टर है भारत की जनगणना। तो आप ध्यान दीजिए, भारत की जनगणना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। जनगणना मतलब जनसंख्या भारत की कितनी है, किस समुदाय की, किस राज्य की कितनी है, शिक्षा वहाँ कैसा है, जनसंख्या वृद्धि कैसे रेट है वहाँ, इस सब बातों को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत में पढ़ेंगे। तो जनगणना पहले संघ सूची का विषय है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि संघ सूची से रिलेटेड कानून केंद्र सरकार बनाएगी। तो संविधान की धारा 246 के अंतर्गत में जनगणना कराने का दायित्व केवल संघ सरकार को सौंपा गया है। किस धारा के अंतर्गत में? 246 धारा के अंतर्गत में। संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। 7वीं अनुसूची में हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं कि कौन कानून कौन बनाएगा। तो इसी में केंद्र राज्य संबंध में अनुसूची 7 है, ठीक है ना। अनुसूची 7 केंद्र राज्य संबंध है, उसी की क्रम संख्या 69 में ये लिखा गया है कि यह संविधान की 7वीं अनुसूची क्रम संख्या 69 में अंकित है कि जनगणना कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार को है। और धारा किस धारा के तहत? 246 धारा के तहत। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत करती है। जो जनगणना संगठन है, जनगणना के लिए जो समूह बना है जनगणना कराने के लिए, वो गृह मंत्री उसका जो है हेड होता है। गृह मंत्री के अधीन में सब चीज कैसे क्या होना है, क्योंकि घरेलू बातें हैं, घरेलू संख्या गिनना है, तो केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत में होगी। जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे उच्चतम अधिकारी कौन होता है? यह भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्री के अधीन होते हैं, लेकिन वो अधिकारी का जो काम करेगा उस समूह के, वो महापंजीयक होगा, जनगणना आयुक्त होगा। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करती है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करती है। तभी तक हम लोग यही जाने कि जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय, संघ सूची का विषय केंद्र सरकार कराएगी। और यह धारा 246 में है और अनुसूची 7 के अंतर्गत में यह आता है, क्रम संख्या 69 है ना। और इस केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन में ही काम करती है। जनगणना के लिए महापंजीयक और जनगणना आयुक्त इसके अधिकारी होते हैं जो कि काम को करते हैं। बस अभी इतने बातें जाने। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की माना जाएगा। यानी कि जो 2011 की जनगणना है वह 15वीं जनगणना है। क्रम से जोड़ेंगे 72 से लेकर के 81, 91, तो 15वीं आ जाएगा। और क्योंकि मेऊ के समय से 1872 से जनगणना शुरू हो गया, तो 15वीं जनगणना होगा 2011। स्वतंत्र भारत के यानी कि 1951 से जोड़ेंगे तो 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 7वीं हो जाएगा।
तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना ओवरऑल कहेंगे तो 15वीं जनगणना है 2011 की जनगणना। और इसकी शुरुआत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी। 2011 की जनगणना अगले वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल 2010 से शुरू हो गया था 2011 की जनगणना। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल आदेश दिया कि जाति आधारित जनगणना होगा। यह आदेश सितंबर 2010 में हो, तब तक जनगणना हो रहा था, शुरू हो गया था 1 अप्रैल 2010 से ही। आदेश आया सितंबर 2010 में कि हर जाति के हिसाब से भी जनगणना किया जाए। पहला जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था, ठीक है ना, पहली बार अंग्रेज के समय में ही जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। जब ये क्लियर हुआ कि जाति आधारित जनगणना होगी, तो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई। तब पहले जैसे शुरू हो गया था बिना जाति आधारित, उसे संपन्न कर लिया गया जून 2011 के पहले। और फिर जून 2011 से सितंबर 2011 तक, जुलाई 3 महीना लगभग, यह जो है जाति आधारित फिर से किया गया जनगणना। तो जनगणना 1 अप्रैल 2010 से शुरू हो गया। सितंबर 2010 में बात आया कि ना जाति आधारित करे के है, तो कहा कि शुरू हो गया है तो चलेगा ही, सही है। लेकिन जो है फिर जून 2011 से सितंबर 2011 में जाति आधारित जनगणना संपन्न किया गया। सब कुछ ठीक है ना? चलिए अब ध्यान दीजिए। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी, माने जो कंप्यूटर वगैरह के जानकार है, ठीक है ना, गणना करे आता है, ट्रेनिंग ली हुई जो शिक्षिका है जनगणना की, उसी को शुभंकर माना गया। और इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना करेंगे तो हमारा भविष्य आगे तय होगा। यदि उस पर कंट्रोलिंग नहीं करे, बढ़ते चल जाएगा, तो फिर भविष्य खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड म्यू के कार्यकाल में शुरू हुई। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड म्यू के समय में शुरू हुआ। लॉर्ड म्यू भारत का वायसराय 1869 में बन के आया, और लॉर्ड म्यू 1872 में जनगणना कराया, और जनगणना कराते तुरंत इसकी जनगणना में से नाम कट गया। समझ रहे हैं ना? क्यों कट गया? क्योंकि इसको ये घूमने का बड़ी शौक था, इसको खूब इधर उधर घूमता था, तो गया था अंडमान निकोबार घूमे। समझ रहे हैं ना? कैदी सब से मिलने गया कि कैदी सब क्या हालचाल है, ठीक है ना? एगो कैदी अफगान पठान था एक, वो तुरंत छुरा निकाला, कहा कि ठीक ठाक है, जेल में भेज दिया है और ठीक ठाक है, निपटाइए दिया उसको, ठीक है ना? कहानी खत्म हो गया। कहानी खत्म हो गया। अफगानी एक व्यक्ति जो कैदी था, वो निपटा दिया। किसको निपटा दिया? लॉर्ड मेयो को। तो जनगणना कराने वाले का ही एक जनगणना में नाम कट गया, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। माने इसमें पूरी व्यवस्थित तरीका से 20-30% जनगणना नहीं हो पाया था। समझ रहे हैं ना? तो पूरी अच्छी तरीका से जनगणना जो हुई, वो हुआ। लॉर्ड मेयो तो मर न गया बेचारा, रहता तो ठीक ठाक कराता, तो सही से नहीं हो पाया। और 81 में व्यवस्थित तरीका से, सिस्टमेटिक ढंग से जनगणना संपन्न कराए गए। है ना सभी कोई? अरे नहीं ना जाना है? पढ़ना है ना? सरस्वती पूजा के दिन भी पढ़ना है ना?
तो सभी कोई ध्यान दीजिए, बातों को समझिए, गौर करिए। सब कोई ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? के जीएस फाउंडेशन ग्रुप, जिसमें क्वेश्चन भी जाता है डेली, तो आपको बनाना है, समझ रहे हैं ना? तो उसमें जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। क्लास कब किस दिन बंद रहेगा सरस्वती पूजा के, या कभी भी बाद में, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप आ करके लौट जाइएगा, है कि नहीं? ग्रुप में जुड़ जाना है सबके नहीं को। और इधर जब छुट्टी का समय हो तो एक बार देख के आना है, समझ रहे हैं ना, कि कब छुट्टी होगा। अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि चंदा वगैरह वसूलने के लिए भी मतलब इस समय ज़्यादा आ जाता है। एडमिशन इस समय होता है नहीं, समझ रहे हैं? तो इसलिए क्लास लगभग लगभग अधिकांश का बंद हो गया है अभी, समझ रहे हैं ना? हम भी ऑफिस वगैरह बंद करके ही इधर एक दिन से क्लास करा रहे हैं, ठीक है ना? कल से तो जैसे है, बहुत लड़का लोग को छूट भी जाएगा, मेन बात है, ठीक है? जो घर गया हुआ है, तो अभी तो क्लास चलेगा, कल भी क्लास आपका चांस है चले, परसों तो सरस्वती पूजा ही है ना, परसों है ना? तो चलेगा कि नहीं चलेगा वो बता देंगे। अभी ध्यान दीजिए सभी कोई, 1881 में लॉर्ड रिपन ने के समय में व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना कराई गई, और 1881 में जो जनगणना आयुक्त है, जो मेन अधिकारी होते हैं, वो डब्ल्यू प्लोडन थे। तो याद कर लेना है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लोडन। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लोडन। नहीं, 2011 नहीं, 2011 का तो अभी पढ़ेंगे बाद में भी हम लोग। या 1881 के जनगणना आयुक्त कौन कह देंगे? डब्ल्यू प्लोडन। और वहीं स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना हुई 1951 में, इसके जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी थे। बताइए, और 1881 के जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लोडन। और 1951 के जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी, जो कि 1949 से 1953 तक रहे जनगणना आयुक्त के पद पर। आधुनिक विश्व में क्या बोले? वो तो उस समय वायसराय के पद पर था, लॉर्ड रिपन, जिसे 1858 में नियम बन गया भारत शासन अधिनियम के तहत कि अब भारत का गवर्नर जनरल का पद नहीं होगा। अब जो वह गवर्नर जनरल का पद है उसकी शक्ति कम कर दिया गया, और वह भारत का वायसराय होगा। तो वही 1881 में वायसराय जो है, 80 में ही बन के आ गया था वायसराय। लॉर्ड रिपन 80 से 84 तक रहा था, समझ रहे हैं ना? तो 1881 में भी लॉर्ड रिपन होगा। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। ये 1749 में जनगणना कराया था। विश्व भर में पहली बार जनगणना कौन कराया? स्वीडन। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड पढ़ते हैं ना, एकलन है यूरोप के उत्तरी भागों में। वही स्वीडन, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है, उसी स्वीडन में ने 1749 में ही जनगणना कराया, क्योंकि उसकी संख्या कम थी। उस समय 2 लाख 3 लाख जनसंख्या रहा होगा, 2-3 लाख नहीं, 1 लाख के आसपास जनसंख्या रहा होगा। अभी उसकी जनसंख्या 70-80 लाख होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यह जनसंख्या कम थी तो तुरंत करा लिया, कितना है ये गिन लिया होगा कि 2-3-4 कर करके 1 लाख, समझ रहे हैं ना? तो आप ध्यान दीजिए, यह पहली जनगणना कराया कौन? यह स्वीडन। दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका ने लेकिन किया। अमेरिका की जनसंख्या थोड़ा बड़ी थी, और उसने 1790 में जाकर के दशकीय कहा कि हर 10-10 बरस पर जनगणना कराएंगे, और ये व्यवस्था शुरू कर दिया 1790 से। तब ब्रिटेन भी शुरू कर दिया 1801 से, इंग्लैंड 10 बरसीय जनगणना। तो याद रखेंगे, सबसे पहले स्वीडन किया 1749 से जनगणना, फिर 1790 से दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका किया, और 1801 से इंग्लैंड शुरू कर दिया, अब भारत 1881 से। 1838 में जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को पियरे फ्रांकोइस
वेरहुलस्ट ने प्रकाशित किया। 1838 में जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण, मैंने बैठाया कि 10 साल में लगभग कितना % जनसंख्या बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना, एवरेज में इतना लगभग बढ़, इतना से इतना के बीच में बढ़ेगा, इसका वो समीकरण उसने दे दिया। और यही जनसंख्या वृद्धि की लॉजिस्टिक समीकरण जो दिया कि कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, एक लॉजिक है उसका, शिक्षा वगैरह निर्भर करता है, अन्य सभी बातें, अगर सब चीज समझदार है सब व्यक्ति, तो इस सब बातों को एक लॉजिक तरीका से जो है कैलकुलेशन करके बता दिया। उसका नाम है पियरे फ्रांकोइस वेरहुलस्ट। क्या नाम है बोलिए तो? नाम है पियरे फ्रांकोइस वेरहुलस्ट। नाम क्या है बताइए तो? पियरे फ्रांकोइस वेरहुलस्ट। पियर, ये बात नहीं लिखल होगा पुराना किताब में, नहीं ना लिखल है, क्योंकि हर साल 3 महीना पहले जो 474 पेज की किताब आई है उसमें ये बात लिखा है, नई बातें। वहीं पर भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, वहीं भी अगर नए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसको लुसेंट में ऐड कर देता है। बात समझ रहे हैं ना, कि यह वनडे एग्जाम में भी कहीं पूछा जाने लगेगा, इसलिए उसको जोड़ देता है हर साल अपडेट करके, इसलिए नए किताब से पढ़ना है। पियरे फ्रेंकोइस वेरहुलस्ट, क्या नाम है बोलिए तो? पियरे फ्रांकोइस वेरहुलस्ट, क्या नाम है बोलिए तो? पियरे फ्रांकोइस वेरहुलस्ट ने प्रकाशित किया। पियरे फ्रांकोइस वेरहुलस्ट ने प्रकाशित किया सबसे पहले यह मॉडल जनसंख्या का लॉजिस्टिक समीकरण को। कुछ प्रमुख परिभाषा अब हम लोग को जानना है, जैसे ध्यान दीजिए, जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है? तो एक देश की कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना, नहीं, एक देश की जनसंख्या बटे, अच्छा, कुल क्षेत्रफल, जन घनत्व है ना, देश की जनसंख्या घनत्व, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहता है, ये कैसे निकलेगा? तो कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कई गो लोग रहता है ये निकल जाएगा। इसी को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब थोड़ा ही हो गया कि हर वर्ग किलोमीटर में उतने व्यक्ति रहता होगा, नहीं ना। उसमें यूं निकल गया कि जो जंगल है, हाँ, इसका जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या हो जाता? कब कहते? जब हर जगह ये, जैसे मान लीजिए जनसंख्या घनत्व जो है, अगर मान लीजिए 500 आ रहा है कहीं, तो 500 आ रहा है, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि जंगल भी है 1 वर्ग किलोमीटर का, तो में 500 आदमी रह रहा है। अब वो गाछ पर रहे, ठीक है, गाछ के नीचे रहे, लटका रहे, वहीं पर घर बना के रहे, लेकिन रहेगा 1 वर्ग किलोमीटर में 1000। पानी है तो पानी में रह रहा है, क्योंकि झील भी कई वर्ग किलोमीटर में रहता है, तो वो निकाल लिया गया, वो निकाल लिया गया कि झीलों में 1 वर्ग किलोमीटर में इतना व्यक्ति रह रहा है। लेकिन ऐसी बात थोड़ी है, वह तो कहीं ज्यादा है कहीं खाली है, सब मिला के निकाला गया कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति। तो आप ध्यान दीजिए, ये जान लीजिए कि जनसंख्या घनत्व तो कैसे निकलता है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कैसे निकलता है? 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। माने 1000 पुरुष है तो वहां महिला कितना है, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये कैसे निकलेगा? स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है और पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, बट्टा में गुने 1000, निकल जाए 1000 में स्त्रियों की संख्या। शिशु लिंगानुपात, 0 से 6 साल के बच्चियों की संख्या कितनी है बटे 0 से 6 साल के बच्चों की संख्या कितनी है, गुने 1000। और शिशु लिंगानुपात कैसे निकला इसको देख लिए,
साक्षरता दर निकलती है, भारत में साक्षरों की लिख सकता है अपना नाम, उसकी संख्या कितनी है। अब बटे 7 साल प्लस आयु की जनसंख्या निकालना जाता है। अब 0 से 6 साल तक में कोई जरूरी थोड़ी उसको लिखने आ जाएगा नाम अपना। तो जनसंख्या 7 साल प्लस कितना है वो बट्टा में, और कितना लिख सकता है ऊपर में, गुने 100। लेकिन तो क्या निकल जाता है, साक्षरता दर 100 में निकलता है, परसेंटेज में। दशकीय वृद्धि दर, तो 10 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी 2010 में, जिसे 2011 में निकालना है, तो 2001 में की जनसंख्या कितनी थी 2001 में, अभी कितनी है 10 साल बाद। तो अभी वाला में से पहले का घटा दीजिए, तो वृद्धि हो गया। अब वृद्धि परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तब वृद्धि गुना 100 बटा क्रय मूल्य माने पहल का जनसंख्या, क्रय मूल्य माने पहल का जनसंख्या। तो कहेंगे कि वर्तमान जनसंख्या माइनस 10 साल पहले की जनसंख्या बटे 10 साल पहले की जनसंख्या और गुने 100, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या निकल जाएगा, दशकीय वृद्धि दर। मृत्यु दर निकालना है, तो 1000 जीवित जन्म शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। तो शिशु मृत्यु दर का 1000 जीवित जन्म पर मृत शिशुओं की संख्या है। मतलब माता के गर्भ से 1000 बच्चे ने जन्म लिया, और 1 साल तक में कितना बच्चा मर गया, बात समझ रहे हैं ना। तो कितना मर गया, ठीक है ना, बट्टे मैंने बट देखिए ऐसे निकालेंगे कि टोटल कितना बच्चा मर गया बट्टे टोटल कितना बच्चा जन्म लिया, ठीक है ना। 1 साल तक, 0 से 1 साल तक के कुल मरे हुए बच्चों की संख्या बट्टे बट्टे कुल जन्म लिए हुए बच्चों की संख्या, गुने 1000 कर देंगे, 1000 पर ना, 1000 जन्म लेने वाले। तो कहने का मतलब कि कितना बच्चा जन्म लिया, ठीक है ना, और 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में कितना बच्चा जन्म लिया, कितना मरा, ठीक है, गुने 1000। माने 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में कितना बच्चा मर जाता है, उसको कहते हैं 1 साल के अंदर में कितना मर जाता है, उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना। 1 साल तक के जनगणना 2011 के तहत देश की पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार तैयार किया जा रहा है, जिसमें से 2011 की जनगणना में एक रजिस्टर तैयार किया गया हर व्यक्ति की, समझ रहे हैं ना, और उसमें 15 गो आइडेंटिफिकेशन तैयार किया गया, 15 विवरण कि नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कहाँ घर है, क्या इसका पहचान है, ऐसे 11 गो डाटा को भरना, 15 गो डाटा को भरना है, समझ रहे हैं ना, हर व्यक्ति की। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष एवं उससे ऊपर के वय सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक आंकड़े भी एकत्रित किए जाने लगे 2011 से, ठीक है ना। मतलब उसके जो है पूरे अंगूठे के थंब के, समझ रहे हैं ना, निशान भी 15 प्लस वाला के जो है लिया गया 2011 की जनगणना के आधार पर। और तय किया गया है 2000 में एक जनसंख्या नीति बनाया गया कि 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे, माने जितनी जनसंख्या जन्म लेगी जितनी मरेगी उतना ही जन्म लेगी। तब क्या कहेंगे, स्थिर हो गया। कब तक टारगेट है, 2045 तक, ये 2000 में तय किया गया। तो उसी पर सिद्धांत पर ना कि हम दो हमारे दो का नारा चलेगा, और आप दो हैं तो दुनिया में भी दो ही बच्चा जन्म ले, ठीक है, माने पति पत्नी के द्वारा। तो इसको लेकर के जनसंख्या स्थिर हो जाएगा।
ठीक है, 2045 तक। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो भी रहा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट हो गया था ना 1961 से 71 के बीच में। देश आजाद हुआ था, बहुत सारा सुविधा लोगों को मिलने लगा, ठीक है ना। 10 साल में बहुत कुछ ठीक कर लिया गया देश आजादी के बाद, 10-15 साल में। तो जनसंख्या विस्फोट हो गया, सबकी जो है विस्फोट का मतलब सब जो है 5, 6, 7, 10, 15, ठीक है ना, बच्चे जन्म लेने लगे। समझ रहे हैं ना। इसे गांव में मिल जाएगा, घर में 15 भाई बहन मिलता है कि नहीं आप लोग गांव में कहीं? नहीं, 15 भाई बहन नहीं मिलता है क्या? 9 भाई तो हम देखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, 9, 12, हाँ वही 12, 15, 15 नहीं देखे कहीं। 15 हम देखे कि नहीं, तो 9 तो भाई है और 2 बहन है, तो 9 2 11 ही हुआ, ठीक है ना। अच्छा मिला के 12 13 ऐसे करके उस समय जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तब इंदिरा गांधी जो है अचंभित हो गई जब 1971 की जनगणना हुआ तब, क्योंकि उस समय वो बनी थी प्रधानमंत्री और 2/3 बहुमत से खूब वोट मिला था। कही कि तो जनगणना इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, उसका बोली कि हमरा तो मात्र 2 ही गो बेटा है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के 2 ही बेटा, एक संजय गांधी और एक एक जो था, कौन कौन गांधी, सुनिए, राहुल गांधी तो राजीव गांधी का बेटा है ना, तो संजय गांधी और एक जो है राजीव गांधी। बड़ा बेटा था संजय गांधी, छोटा बेटा बेटा था राजीव गांधी। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको लगा कि तो अब एक उसका मतारी जो इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी, दोनों परेशान, ठीक है ना। संजय गांधी भी राजनीति में रुचि रखता था पूरा। तो ये जो है इंदिरा गांधी कही कि बड़का बेटा के जिम्मेवारी दिया कि संजय गांधी तू दिमाग लगाओ तो कैसे सब जनसंख्या कंट्रोल करेगा। उसने जो है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कहा कि पुरुष की नसबंदी कर देते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नियम बनाने लगा, और इसको लेकर के आप ध्यान दीजिए, अगला बार उसका सरकार गिर गया। इस सब चीज में कोई जो है लापरवाही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, उतने बड़ी सरकार जो 2/3 बहुमत से जीतल था वो गिर गया सरकार। तो अभी ध्यान दीजिए, यह जनगणना विस्फोट सबसे ज्यादा कब कहेंगे? 1961 से 71, और उसके बाद से धीरे धीरे जनसंख्या अभी जो है 2001 से 2011 तक में जनसंख्या वृद्धि दर घट गई है। समझ रहे हैं ना, दर घट गई है। कहने का मतलब ये है, पहले जितना जन्म लेता था अब परसेंटेज में कम जन्म लेता है उस, ठीक है ना। अब सब जो है ज्यादा से ज्यादा 2-3 बच्चे, 4 बच्चे तक, अब 4 बच्चे भी अधिकांश नहीं कर रहे हैं सभी, ठीक है, 3 बच्चा तक, क्योंकि सब अधिकांश ऑपरेशन के द्वारा बच्चे जन्म ले रहे हैं अब, चिकित्सा सुविधा होने के कारण। सब चाहता है कि नहीं मेरी सब जो है जो भी महिला है, पतोह है, बेटी है, उसको नुकसान उन बच जे रहे दुनिया में, ठीक है ना। सब सजग हो गया है कि वो बच्चे रहे, और कोई बात नहीं। तो इसके लिए जो थोड़ा भी परेशानी होने लगता है महिला को, तो तुरंत कहता है कि ऑपरेशन करके आराम से बच्चा निकाल देते हैं ताकि मरेगा नहीं। समझ रहे हैं ना। तो मरे मैंने थोड़ा सा संभावना ऑपरेशन के द्वारा रहता है कि मरने का चांस कम हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो सब जल्दी जल्दी, हर उस समय ऐसा रहता है कि सबको लगता है कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो इस कारण से अधिकांश ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चे जन्म ले रहे हैं। ऑपरेशन के द्वारा बच्चे जन्म लेंगे तो 3 से ज्यादा बच्चे जन्म नहीं लेंगे, ज्यादा 3 से ज्यादा बच्चे जन्म होगा ही नहीं, उससे उसको खतरा हो जाएगा, 3 से ज्यादा बच्चे जन्म देगी माता। तो ध्यान दीजिए, तो इसको लेकर के जो है अब जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। अब और समझदार हो गए, वास्तव में 2 बच्चा तक सब, एक लड़का हो गया एक लड़की हो गया, ठीक है। काम खत्म की बातें नहीं है, काम तो चलते रहेगा। यही आप ध्यान दीजिए कि बच्चे जन्म मात्र जो होंगे वह एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। तो बस इतना पर वह जो है जनसंख्या कंट्रोल कर ले रहा है। अभी हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में के अनुसार 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, शायद पूरा हो जाए।
अगर नरेंद्र मोदी जीवित रह जाएंगे तो। लेकिन भाजपा वाला भी सोचिए लिया है कि एकदम पौष्टिक सब चीज तरीका से नरेंद्र मोदी के पूरा व्यवस्था में किया जाता है, खान पान से लेके व्यायाम से लेके हर चीज, कहे कि जब तक है जब तक भाजपा है टिके हुआ है, ठीक है ना। तो उसको टिका मैंने उनको टिकाए रखना है। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया है, ठीक है ना। 2001 की जनगणना में भारत की प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था। माने उस समय 593 को जिला था, लेकिन अब बढ़ गया। 2011 में जिलों की संख्या 640 हो गई, यानी 47 को जिला बढ़ गया। पहले 593 को जिला था, अब जिला कितना हो गया 640। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि 2001 से 2011 में कुल 47 नए जिले बने हैं। महान विभाजक वर्ष कहते हैं 1921 की वो, क्योंकि इसमें जनसंख्या घट ही गया था। बात समझ रहे हैं ना। 1911 की अपेक्षा में 1921 में जनसंख्या घट गया। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय 2021 के समय में, उस समय बीमारी बड़ी स्तर पर, प्लेग बीमारी, महामारी, बहुत सारे बीमारी फैल गए थे, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे लोग पूरे भारतवर्ष में मृत्यु हुई थी। 100 साल के बाद फिर वैसे ही आया था कोरोना। बात समझ रहे हैं ना। तो सब सोचा कि फिर यह रिपीटेशन होगा 100 साल पर। 2021 की जनगणना जो होगी वो कम हो जाएगी कोरोना के कारण। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन ऐसा रहा नहीं। अब लोग मतलब जो है कोरोना को कैसे खत्म करना है का एंटीडोट बना लिया, समझ रहे हैं ना। तो अगर बात करें हम लोग भारत की जनगणना इतिहास में महान विभाजक वर्ष किस जनगणना को कहते हैं 1921 की, और इसमें जनसंख्या घट गई, 0.31% की घटोतरी हो गई। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या 47 लाख की कमी आ गई थी, 77 लाख की कमी आ गई थी। कितनी जनसंख्या की कमी हो गई थी 77 लाख। जो परसेंटेज कहेंगे तो 0.31% कम हो गया, और इसलिए 2021 को विभाजक वर्ष कहते हैं। भारत की जनसंख्या सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुआ था 1961 से 71। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977। चलिए बोलिए कितनी जनगणना निकाली गई 1,21,08,54,977। याद रखना है डाटा पूरा 1,21,08,54,977। 1,21,08,54,977, ठीक है। और जिसमें बस परसेंटेज में याद रख लेना है 51.47% पुरुष थे और 48.53% महिलाएं। हाँ परसेंटेज में जब मान ली कभी पूछ देता परसेंटेज से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो कहेंगे 1,21,08,54,977 का 51.47% पुरुष, 48.53% महिला। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% रहा। यानी कहने का मतलब है विश्व की कुल जनसंख्या जितना है अकेले भारत में 17.5% है। माने कहने का मतलब 17 से 18 आदमी हर 100 गो में भारतीय ही है पूरे विश्व में जितना लोग है, ठीक है ना। लेकिन क्या भारत विकसित है? नहीं। यहाँ पर खेल कूद प्रतियोगिता बुद्धि विचार सोच समझ सही नहीं है भारत की। यहाँ पर जब तक बुद्धि विचार तब आएगा जब आदमी के पास पैसा आएगा, तब अच्छे बुद्धि विचार होंगे। अब जो
खाने के लिए मर रहा हो, वो अच्छी बात है, क्या सोचेगा? वो तो सोचेगा पहले हम जीवित रहे तो दूसरे किसी को मार के खा जाएगा, पहले तो ये सोचेगा कि प्रकृति का जो नियम है, समझ रहे हैं ना, कि हम जीवित कैसे रहे तो दूसरे को मारे, उसी प्रकार से हम जीवित कैसे रहे, अपने ही परिजन, अपने ही भाई बंधु वो सबसे छीने, तो विचार कैसे डेवलप होगा? फिर वो छीने के खुद दुखी रहेगा, फिर आगे कैसे बढ़ेगा? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे आगे न बढ़ने का दिमाग भी खुदू बनने का कारण गरीबी है। ठीक है, जब ये गरीबी दूर होगा सबसे पहले, तब जा करके जो है लोग पढ़ना लिखना शुरू करेगा। ठीक है ना, तब पढ़ेगा भी, अब पढ़ेगा तो बुद्धि विचार बदलेगा, फिर स्थिति ठीक धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये सब जो है मतलब धीरे धीरे ही होंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। आज जब सब चीज होगा तब ना ओलंपिक वगैरह में कोई खेलने के लिए सोचेगा, है कि नहीं? कब? जब लगेगा कि नहीं चलो खेल रहा है हमारा बच्चा 30 साल 35 साल तक, अगर नहीं भी उधर करियर बना तो भी जो है घर पर संपत्ति है इतना कि आराम से खा पी के रह जाएगा, दिक्कत नहीं है। तब उसको खेलने के लिए छोड़ता है कि जो मन है फ्री से खेलो कूदो। ठीक है, यहाँ पर तो गार्जियन जैसे खेलने कूदने लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, बेटा हमारा खत्म हो जाएगा। खेलने कूदने जो चल जाता है कि काम धाम नहीं करता है, उसका बेटा काम धाम करता है, कितना समझदार है, ये है वो है, 75 बातें, समझ रहे हैं ना? सही बात है। ये अगर बात करें कि सबसे पहले गरीबी दूर होगा तभी ये कुछ उपाय है, तो इसीलिए ओलंपिक वगैरह में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीतता है, बताइए। जनसंख्या सबसे ज्यादा, चिंता कम से कम बहुत जीत के आ जाता है, वो तो स्थिति ठीक कर लिया। और भारत में जो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, और ओलंपिक में स्वर्ण पदक एक भी नहीं, ये बहुत गलत बात है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कितनी है? 17.5% है। 5 साल के बाद कैसे इज्जत नहीं करता? नीरज चोपड़ा की इज्जत नहीं कर रहा है? अब तो दिल्ली में नियम बन गया 5 करोड़ रुपया देगा, ओलंपिक पदक जीत के आइएगा ना तो 5 करोड़ रुपया देगा। अब क्या पढ़ लिख करके मतलब आदमी तो जीत लेगा वो पदक, तब 5 करोड़ रुपया ना हो गया। इतना ही नहीं, और भी जो है उसको तो बहुत सुविधा है, उसको जीवन भर के लिए वो कहीं भी प्लेन से घूम सकता है। एयर इंडिया, टाटा जो कंपनी है, वो कहीं भी उसको टिकट कटाने की जरूरत नहीं है, उसका कार्ड बना दिया है कि तू कहीं पर जहाँ मन है, विदेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्री घूम के आ जाओ, समझ रहे हैं ना? तो फ्री कर दिया है सब चीज उसको भी, और का शादी होगा पत्नियों के, समझ रहे हैं ना? तो आप ध्यान दीजिए, लाइफ टाइम जब तक वो उसकी पत्नी जीवित रहेगी तब तक जो है तो पैसा नहीं लगेगा, जहाँ मन है वहां घूमे। तब क्या हर जगह नाम है क्या? बच्चा फिर मेहनत करेगा तब उसको आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब वो जाएगा बस। संविधान में ये कि वह और कोई अपनी पत्नी के बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, क्योंकि अर्धनारी पुरुष को बोला गया है। ठीक है, इसलिए जो है पत्नी की सुविधा तक है, उसके बाद वो बच्चा अब अपना करियर देखेगा कि कैसे क्या करना है, तब सुविधा मिलेगा, बच्चा के नहीं है। अभी ध्यान दीजिए, अब बच्चा है ओका पोता के, ओका पूरा 10 को जनरेशन के, उसे क्या उसको है ना। अभी ध्यान दीजिए, यही तो कमी है कि हमारा अपना लिए नहीं ध्यान है, अपना बच्चा के लिए ध्यान आ जाता है सबको। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.97% था पहले, 1991 से 2001 के बीच में। ठीक है ना, अब वो वृद्धि घट गया, 1.64% रह गया। पहले यानी 1000 गो में 197 गो बच्चा 10 साल में जन्म लेता था, नया 10 साल में, माने 197 गो जनसंख्या बढ़ जाती थी हर 1000 जहां लोग हैं, हर 10 साल में 197 गो, हर माने 1000 में नहीं, 10,000 में 1 जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। माने एक साल में हर 10,000 जनसंख्या पर 197 गो जनसंख्या बढ़ जा रही है।
माने जितना मर रहा है 1 साल में, जन्म लेवे वाला में से मरे वाला घटा के कितना हो जा रहा है 197। हर कितना जनसंख्या पर 10,000। माने समझ लीजिए ना, एगो पंचायत में, हर एगो पंचायत में 197 गो हर साल नया नया मैंने बच्चा हो नहीं रहा है, हो रहा है, और मर रहा है, वो घटा के इतना बढ़ जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना, हो तो रहा है ज्यादा, लेकिन वो घटा करके जो है 197 को बढ़ जा रहा है 10,000 पर। पहले था 1991 से 2001, और 2001 से 2011 में थोड़ा रेट कम हुआ, 164 हुआ। हर 10,000 में 164 को संख्या बढ़ेगा। क्लियर है बात है? माने बटा 100 है, तो फिर इसको बटा निकालेंगे तो 100 गुने 100 हजार, 10,000 नहीं हो जाएगा, 10,000 पर हो जाएगा। जबकि दशकीय वृद्धि दर 10 साल में वही हिसाब से निकालेंगे तो 10,000 में 2154 गो व्यक्ति जनसंख्या 10 साल में बढ़ जाता था, वो घट के 1770 पर आ गया। बात समझ रहे? 17.7%। तो कहेंगे वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से 1.64 हो गया है, और दशकीय वृद्धि दर 21.54 से 17.7% हो गया। नागालैंड की जनसंख्या लेकिन घटिए गया, समझ रहे हैं ना, नागालैंड की जनसंख्या घट गया 0.6%। 10 साल में 2001 से 11 के बीच में वो घट गया है 0.6%। और सबसे ज्यादा ओकरे बगले में नागालैंड के थोड़ा सा दूर हट के मेघालय है, असम फिर मेघालय। अब मेघालय की जनसंख्या पूरे भारत भर में ज्यादा बढ़ गया। बात समझ रहे हैं ना, नागालैंड की जनसंख्या घट गई, अब मेघालय की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ, क्योंकि सब मेघों की बारिश में जनसंख्या बढ़ा लिया। समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। और नागालैंड में जनसंख्या घटिए गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। हर एक वर्ग किलोमीटर में जो लोग 325 रहता था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है 382। जनसंख्या घनत्व तो घटने नहीं जा रहा है, थोड़ा भी जनसंख्या बढ़ेगा तो स्थिर हो जाएगा, तब स्थिर रहेगा ये घनत्व भी, जब स्थिर हो जाएगा तब। ध्यान दीजिए, लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। जो लिंगानुपात 1000 पुरुष पर पहले 933 गो महिला थी, वो ठीक हुआ है, अब 943 हो गया है। अब सभी जो है समझदार हुआ है कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि सब देख लिया कि लड़की जो है अगर जन्म ले रहा है, तो पहले ऐसे होता था कि लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता था। बात समझ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा पहले लड़ाई झगड़ा, प्रशासन कुछ नहीं करता था। ठीक है, तो सोचता था कि चलो जितना जिसकी लाठी उसकी भैंस, 10 आदमी रहेंगे तो भैंस छीन के ला देंगे, हर चीज हो जाएगा। लेकिन अब प्रशासन मजबूत हुआ, तब समझा कि सब प्रशासन चूंकि कर ही लेगा, और बाद में जो है हम 4 जनसंख्या किए, 4 को बच्चा है, तो वो अब अपने में लड़ाई करेगा कि हमरा इतना दो, हमरा इतना दो, और दूसरे किसी से। तो सब समझ गए कि इसकी स्थिति खराब हो गई, जो जिसके 4 बच्चे थे, जिसके 6 बच्चे थे, 8 बच्चे थे, और जिसके 1 बच्चा था, उसका स्थिति बहुत ठीक हो गया, 2 बच्चे थे बहुत ठीक हो गया। तो इसको लेके सब समझा बातों को। ठीक है, और फिर ये भी समझा कि अगर लड़की है तो उसको 20 लाख रुपया फिट कर दे कमा करके कहीं से, तो बढ़िया घर में शादी हो जाएगा। 20 लाख 25 लाख, ज्यादा तिलक चल भी रहा है तो ठीक है ना, दहेज जो चल रहा है, तो 25-30 लाख रुपया दे दीजिए, दिन रात मेहनत करेगा जो, वो पटना में, मोतिहारी, उमर पटना है, कोई भी जो है डिस्ट्रिक्ट अपना अपना जहाँ है, वहां पर आके मेहनत कर रहा है, 10 साल 8 साल 5 साल करके वो नौकरी ले ले रहा है। ठीक है, एसएससी रेलवे जहाँ पर भी, और बस लड़की पक्ष को कितना फायदा है, आराम से जो है 20 लाख रुपया दे दे, शादी कर दे। वो मेहनत किया अपना, वो दिन रात रेलवे में ग्रुप डी में है, तो ठोक ठोक वही रहेगा जो है पटरी, कमा के आएगा पूरा मेहनत करके। ठीक है, और पत्नी महोदया
जो है रहेगी। और सब देखिए सरकारी नौकरी में शादी करने का ये भी रीजन रहता है कि घरे नहीं ना रहना होगा, सास ससुर और जो कौन जो सब रहता है, कम से कम उन लोग के बातें तो नहीं सुनना होगा, ठीक है, और एकदम स्वतंत्र रहेगी, और वो अपना हगई रहेगा चारों तरफ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जो मेहनत करेगा और उसको फ्री फ्री बस खाना बनाना है, खाना है, घूमना है, फिरना है, इसलिए सब 15 लाख 20 लाख रुपया जो है तिलक का डिमांड बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो अभी ध्यान दीजिए, अब फायदा हो गया कि नहीं फायदा हो गया, कि जो है लड़की है तो उसको जो है आज कुछ भी काम हो तो लड़की को जो है, लड़की के माता पिता अगर बीमार है, लड़का के माता पिता बीमार है, तब पहले लड़की के माता पिता के पास लड़का को आना। बात समझ रहे हैं ना। अब पूरा हर चीज देख रेख भी मतलब हो जा रहा है, तो सब समझ गए कि नहीं लड़का से ज्यादा तो लड़की में ही फायदा है। समझ रहे हैं ना। लड़की बेटी जन्म लेगी तो सेवा सत्कार भी हो जाएगा बहुत अच्छा से, और 20 लाख रुपया में जीवन सेट। और लड़का के क्या है कि 1 करोड़ रुपया कम से कम नहीं रहेगा जब तक ओकरे लिए संपत्ति, वो बेचैन रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि उतना इज्जत उतना कुछ देने के बाद भी जो है लड़का लोगों माँ बाप को मतलब जो है गलत ठहरा ही देता है। तो सब मिला जुला के सब समझा कि नहीं लड़का लड़की में जो है भेदभाव नहीं किया जाए, लड़की से लड़की में जन्म लेने पर ज्यादा लॉस नहीं है, लड़का जन्म लेने पर ज्यादा लॉस है, ठीक है। तो इसलिए यह बराबरी हुआ, और 943 हो गया लिंगानुपात, अभी और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब तो ऐसा हो गया कि लड़की अब पढ़ भी रही है, अब जो लड़की पढ़ लिख ले रही है उसको मजाल है 1 रुपया मतलब दूसरा कोई को दे दे। समझ रहे हैं ना। जब तक शादी हुआ, शादी हो भी गया, और शादी होने के पहले तो शादी नहीं करती है लड़की सभी भी, नौकरी होने के बाद 5 साल 7 साल सबको भी डर रहता है कि जो है कहीं शादी हो जाएगा तो हमारा पैसा माँ बाप को जो दे रहे, माँ बाप से लगाव लड़की को बहुत रहता है, सबको रहना भी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये समानता आ रही है, आई सही भी है कि अपना लड़की पैसा काम अपने माँ बाप के जितना खर्च करे, हर चीज जो शौक पूरा करे माँ बाप के लिए, ठीक है। लड़का कमा रहा है तो लड़का अपने माँ बाप के शौक पूरा करे, उसको जिसे लगाव है, रुचि है। लड़की है तो लड़की पैसा कमा रही तो क्या वो अपने बहन को, अपने भाई को, अपने बहन के बच्चे को, अपने भाई के बच्चे को लिए सोच सकती है कि नहीं सोच सकती है, सोच सकती है। और लड़का को भी यही सोचता है, तो सबको लग जाता है कि शुरू से परंपरा जैसे होता है ना, कोई भी जो अधिकार छीन लिए गए हैं वो अधिकार किसी को भीख में मिलने वाला है नहीं, उसके लिए संघर्ष करना होगा, लड़ना पड़ेगा। तो वही लड़की लड़ती है पढ़ लिख करके अधिकार को कि हम आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, भाई बंधु के लिए, तो हम भी अपने भाई बंधु के बच्चों के लिए अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यही नहीं बन पाता है, परिवार टूट जाता है। तो सब कहता है कि लड़की जो है पढ़ी लिखी लड़की से ना शादी करो, चाहे ना करो, वो नहीं करे कौन सी अधिक समाज में आप समानता लाना चाहते हैं, आप करेंगे तो ये भी करेंगे, स्वीकार करना पड़ेगा। तब वो सब बराबरी जब हो जाएगा ना, कि चलो वो लड़की कमा रही है तो अपने माँ बाप अपने भाई बंधु सबको देख रही है, वो आप देख रहे हैं, दोनों अपने हिसाब से चल रही है, स्वतंत्रता है, तब लड़की और लड़का में थोड़ा भी भेदभाव नहीं रहे, तब बराबरी पर समाज आएगा। ध्यान दीजिए। तो अगर हम लोग कहें तो स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, और लिंगानुपात जो है ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ध्यान दीजिए, शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, ये 0 से 6 वर्ष 927 से घटकर 918 हो गया। लेकिन ये गलत बात हो गया है कि शिशु लिंगानुपात की स्थिति ठीक थी, 927 था 2001 में, और वो घट गया 918 हो गया। यानी कहने का मतलब लिंगानुपात की स्थिति खराब हो सकती है बाद में। लिंगानुपात 33 से 43 ठीक है, आई जो है थोड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन 927 से 918 हो गया। जनसंख्या के साक्षर लोगों की संख्या 64 दशमलव, अच्छा इसको फिर बाद में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा होते समय। हम लोग जो है कितना समय हो गया अभी, अच्छा अभी 10 ही बज रहा है, अभी 10 ही बज रहा है ना, तभी तो हमको लगा 11 बज गया, तो अभी तो 10:30 तक पढ़ेंगे, कब को लग रहा था 11 बज गया। फिर पढ़ेंगे हम लोग 45 मिनट।
तो ध्यान दीजिए, अगर कहें कि जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84%, 2011 के हिसाब से, 2001 के हिसाब से था 64.84, और 2011 में 73% हो गया। अब 100 में 73 आदमी साक्षर 2011 के हिसाब से, अभी तो 90-95 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, साक्षर लोगों की संख्या अब 63 पर 73% हो गई है। पहले कितना था? 64.84। और पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 82.14% हो गया। समझ में आ रहा है बातें कि नहीं? पुरुष के पहले था 64, जब था ना, तो उस समय पुरुष 75.26% साक्षर था। लड़का पढ़ लेता था, लड़की को नहीं पढ़ने दिया जाता था। अब ई भी बढ़ के जब टोटल 73 हुआ तो ये हो गया 82.14% पुरुष के। और महिला जो पहले 53.67 थी, वो बढ़ के हो गया 65.46। एवरेज से भी महिला भी ज्यादा हो गई, 65.46%। पुरुष एवं स्त्री की साक्षरता दर में अंतर कहेंगे 65, इधर 82, तो कितना परसेंट के? 16.68%। अभी भी जो अंतर है पुरुष महिला में, पुरुष ज्यादा साक्षर है, महिला कम है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4% है। ठीक है ना? यानी ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। गांव में बिहार में थोड़ा पढ़ा लिखा है, सबसे गांव में है, और सबसे कम पढ़ा लिखा है वो कौन है? आंध्र प्रदेश। ये में एगो बिहार नीचे में, नहीं तो बाकी सब चीज में नीचे में। गांव में रह के सबसे ज्यादा निरक्षर कौन है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण निरक्षरता ज्यादा है, तब बिहार की है। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता, और शहर में रह के न पढ़ले लिखले है वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं ना? शहर में भी रह के नहीं पढ़ा है वो राज्य कौन बताइए? तो उत्तर प्रदेश। 75.1% लोग ही साक्षर है उत्तर प्रदेश के। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता केरल की है 93%, और टोटल में भी केरल ही है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की एससी व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है। एससी अनुसूचित जाति कुल संख्या बोलिए तो कितना है? 20.14 करोड़। एससी समुदाय यानी जिसमें चमार धोबी लोग जो आते हैं, ठीक है ना, ये सब कितना परसेंट है? 20.14%, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% हो जाए। 2001 में 16.2 था, बढ़ के कितना हो गया? 16.6, जो कि 20.14 करोड़ हो गया। 20 करोड़ 14 लाख, ठीक है ना? और अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 945 है। ओवरऑल 943 और अनुसूचित जाति के 945। 2001 में 2011 के दौरान देश की अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर 20.8% रही। ध्यान दीजिए सभी कोई, 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान, 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान अनुसूचित जाति बढ़ा कितना? 20.8%, जबकि ओवरऑल कितना बढ़ा है? 17.7%। याद है ना सबके नहीं को? दशकीय वृद्धि दर अभी ना हम लोग पढ़े थे, 17.7% जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है ना? 17.7% जो वृद्धि दर पहले 21.54% बढ़ता था, और घट के कितना हो गया? 17.7%। लेकिन एससी वाला ज्यादा बढ़ा है, 20 दशमलव कितना परसेंट? 8% वृद्धि दर्ज हुआ। समझ में आ रहा है बातें कि नहीं? माने ओवरऑल भारत में वृद्धि 10 साल में 17.7,
लेकिन अनुसूचित जाति के ओवरऑल वृद्धि 20.8%। ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार देश के अनुसूचित जनजाति की संख्या 10,43,00,000 है। अनुसूचित जनजाति कहते हैं जो पर्वत, पहाड़, दुर्गम परिस्थितियों में निवास करती है, इनका स्थायी निवास नहीं था। जैसे मैथिली, संथाली, बोडो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं डोंगरी जनजाति, बोडो जनजाति, संथाल जनजाति, ठीक है ना, मीन, भील, सब जनजाति जो है, उरांव, मुंडा हो, बिरहो, सब ऐसे सब जनजाति सब है। इस सब की जनसंख्या बिहार में कम है। बेतिया तरफ जो है उसमें कुछ जनजाति लोग है, जंगल, पर्वत, पहाड़ में बिहार में भी है जनसंख्या। लेकिन सबसे ज्यादा कहेंगे तो अगर कहे मध्य प्रदेश में जनजाति है, ठीक है, और कहेंगे टोटल भारत में तो 10.43 करोड़, यानी 10,43,00,000। देश की कुल जनसंख्या का 8.6%। पहले ये भी था 8.2%, बढ़ा एवरेज में, सब कम बढ़ा, ये ज्यादा ही बढ़ा, समझ रहे हैं। तो 8 कितना हो गया, 6। और लिंगानुपात 990 है। ऐसा रहे तो बहुत अच्छा। 990 लिंगानुपात, क्योंकि जनजाति लोगों को पैसा उतना नहीं है, और जंगल, पर्वत, पहाड़ में उतना जो है हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, तो वो सब जो है सोचता है कि चलो लड़का लड़की। अरे यहाँ पर क्या होता है, हरियाणा वगैरह में हॉस्पिटल उस टाइप से सब सेटिंग वेटिंग कर ले है, इसे गर्भ धारण किया तुरंत जाकर चेक करा लेता है। समझ रहे हैं ना, कि लड़का है लड़की है, 10,000 5,000 जितना रुपया देकर 2,000, समझ रहे हैं। आज चेक करा के तुरंत देखता है कि चलो लड़की है, माने बच्ची जन्म लेगी, तो उसी समय जो है बच्ची गिरा दिया था। समझ रहे हैं ना। तो इस कारण से, और जनजाति लोग उसे नहीं करता है, तो यहाँ लिंगानुपात 990 है। बात समझ रहे हैं ना। और 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश के अनुसूचित जातियों की दशकीय वृद्धि दर 23.7%। और ज्यादा वृद्धि हुआ। इस दशमलव ओवरऑल भारत के परसेंटेज वृद्धि 17.7, एससी का 20.8 और एसटी का 23.7%। 23.7%। ठीक है, तो रहने देते हैं, ठीक है ना। जब, अब सुनिए, क्लास चलेगा अब 27 तारीख से, ठीक है ना, यानी मंगलवार से। क्या 28 से, क्यों 28 तो मंगलवार ना है, बुधवार है, तो मंगलवार से चलेगा, यानी 26 जनवरी के बाद। ठीक है ना। आप लोग आइए, कई दिन, 5 दिन की छुट्टी है, ठीक है, सरस्वती पूजा को लेकर और 26 जनवरी को, तो आज से छुट्टी हो गया। आप लोग आइए, चल जाएंगे घर, और आप लोग पढ़िएगा घर पर, ठीक है ना। यहाँ पर हर जगह छुट्टी है, तो 5 दिन की छुट्टी हो जा रहा है, अब मंगलवार से क्लास चलेगा।